हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एंड ब्लॉग विद रश्मि। तो चलिए फ्रेंड, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। अभी तक आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आपके नोट भी बनते जा रहे होंगे। आज हम आपका तीसरा लेसन शुरू करेंगे, यानी कि तीसरे लेसन का नाम है आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये नया जोड़ा गया है। अच्छा चैप्टर है। इसमें अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये नया जोड़ा गया है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाल लीजिए जल्दी से अपने चैप्टर का नाम, आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम। ये और समझिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं आर्थिक प्रणाली। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जितने भी काम होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो कार्य होते हैं वो किस सिस्टम से चलते हैं, उनके आधार पर ही इन्हें आर्थिक प्रणालियाँ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अर्थ की हेडिंग डालिए अर्थ और उसमें लिखिए किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न संस्थानों के समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया? किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं के समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं, जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। यानी कि इन्हीं आर्थिक प्रणालियों के द्वारा ही अर्थव्यवस्था का संचालन और कार्य होता है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के एक अर्थव्यवस्था बनाती हैं और इन सब संस्थाओं को मिलकर ही एक समूह, इन संस्थाओं का समूह ही आर्थिक प्रणालियां कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, अभी हम जब से आपको ये चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तब से मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती है। आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता महसूस होने लगती है। यहाँ ये होगा कि एक आवश्यकता हम पूरी नहीं कर पाते और उसके पहले ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। अब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता रहता है और इसके लिए उसे कोई ना कोई आर्थिक प्रक्रिया करनी पड़ती है, कोई आर्थिक क्रिया करनी होती है, जिससे कि वह उस क्रिया से अर्जित आय को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च कर सके। अब उसकी आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संगठन और संस्थाएं काम करती हैं। मतलब ऐसे संगठन और आर्थिक संस्थाएं जो कि लोगों को जीविकोपार्जन में सहायता करती हैं, यानी कि उनके रोजगार में सहायता करती हैं और उत्पादन प्रदान करते हैं, सामाजिक रूप से आर्थिक प्रणाली कहलाती है। अगर हम सामाजिक रूप से देखें नॉर्मल तरह से, तो जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन होता है, जिससे हम आय उत्पन्न करते हैं, वो संस्थाएं या वो समूह आर्थिक प्रणाली कहलाती है। समझ में आ गया? सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव की उपभोग, वितरण, उत्पादन एवं राजस्व संबंधी क्रियाओं का संपादन होता है, उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 5 विभाग होते हैं। पहला उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनमें मनुष्य की इन सभी क्रिया आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं, उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। यानी कि उन क्रियाओं के संपादित होने वाली स्थान को आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। समझ में? आर्थिक संस्थाओं में प्रमुख रूप से निजी संपत्ति, कीमत प्रणाली, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता, व्यापारिक निगम, परिवार आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आर्थिक संस्थाओं में बहुत सारे जो निजी संपत्ति होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कीमत प्रणाली, एकाधिकार, प्रतियोगिता, परिवार आदि को सम्मिलित किया जाता है। और समय समय पर ये जो संस्थाएं होती हैं वो परिवर्तित होती रहती है, यानी कि बदलती रहती हैं। अब इन संस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो या तो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है या फिर स्वतः ही हो जाता है, ठीक है। जो इन संस्थाओं में परिवर्तन होता है वो कभी कभी अपने आप ही हो जाता है या फिर एक योजना बना करके उसमें परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आर्थिक प्रणाली, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणाली के प्रकार। दूसरा टॉपिक इसका है आर्थिक प्रणाली के प्रकार। तो आर्थिक प्रणालियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, किंतु हमारे जो पाठ्यक्रम में 3 प्रकार की प्रणालियाँ दी गई हैं। बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं आर्थिक प्रणाली, बहुत सारी आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 प्रकार की प्रणालियों का विवेचन किया गया है। पहली है आपकी पूंजीवाद, दूसरी है आपकी समाजवाद और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली पूंजीवाद,
दूसरी समाजवाद और तीसरी है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए सबसे पहले डालते हैं हेडिंग पूंजीवाद। चलिए डल गई हेडिंग पूंजीवाद। पूंजीवाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें प्रतियोगिता के आधार पर संगठित व्यवस्था होती है, यानी कि इसमें प्रतियोगिता के आधार पर व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में कीमत संयंत्र का संपूर्ण नियंत्रण रहता है, यानी कि निजी संपत्ति समझी जाती है। इसमें पूंजीवाद जो होती है वो निजी संपत्ति से रिलेटेड होती है। तो जो कीमत का निर्धारण होता है वो संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है? पूंजीवादी प्रणाली में निजी या व्यक्तिगत होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर व्यक्तियों अथवा व्यक्तिगत संस्थाओं का स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनमें उन व्यक्तियों का अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों का स्वामित्व, व्यक्तिगत संस्थाओं का स्वामित्व होता है। इन साधनों का उपयोग वे अपना निजी लाभ बढ़ाने के लिए करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अपना निजी लाभ बढ़ाने के लिए इन उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इन पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन, उनका उपभोग, उनका मूल्य निर्धारण और उनका बंटवारा सभी का स्वामित्व एक व्यक्तिगत संस्था के ऊपर निर्भर होता है। व्यक्तिगत मतलब एक निजी व्यक्ति ही इससे रिलेटेड निर्णय लेता है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था और उसके बाद ये सभी देशों में फैल गया था। ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन है बेनहम की, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा इसको। राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए लगभग स्वतंत्र होता है। समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी अपनी इच्छानुसार साधनों का उपयोग कर सकता है और अपनी आय को इच्छानुसार ही व्यय कर सकता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए ही लिए जाते हैं। तो कुछ प्रतिबंध राज्य सरकार उन पर लगाती है, कुछ प्रतिबंध को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण भी वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है। प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन के साधनों का इच्छानुसार उपयोग करता है और अपनी आय को भी इच्छानुसार ही व्यय करता है। किसी का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है उसे किस तरह से मूल्य निर्धारण करने हैं, किस तरह से आय का उपयोग करना है, किस तरह से व्यय करना है। ये सारी व्यवस्था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति की होती है। ठीक है। इसी तरह एक दूसरी डेफिनेशन है लुक्स तथा हुट्स के अनुसार। उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत तथा प्राकृतिक पूंजी का उपभोग, मनुष्यकृत यानी कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? पूंजीवाद क्या है? आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है। जो भी संपत्ति उनकी होती है वो उनकी व्यक्तिगत होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई भी उसमें संपत्ति नहीं होती। और मनुष्य जो व्यक्ति होते हैं, जो संस्था होती है पूंजीवादी व्यवस्था, उसमें मानवकृत संसाधन और प्राकृतिक संसाधन उनका उपयोग निजी और लाभ के लिए किया जाता है। ये हो गई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। दूसरी है आपकी पूंजीवादी अब इसी का एक टॉपिक है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है इसकी, पॉइंटों में ही लिखवा देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संपत्ति पर निजी स्वामित्व। दूसरी है इसकी आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरी है लाभ की प्रवृत्ति। नोट करते जाइएगा। पहली है आपकी संपत्ति पर निजी स्वामित्व, दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरी है लाभ की प्रवृत्ति, चौथा है उत्तराधिकार, पांचवा है सामाजिक वर्ग भेद, छठवां समन्वय रहित उत्पादन प्रणाली, सातवीं है प्रतिस्पर्धा, आठवीं विनाशशील प्रवृत्ति, नौवीं है मूल तंत्र और 10वीं है साहसी को महत्व। 10 पॉइंट है इसके
तो 10 विशेषताएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हें हम अच्छे से आपको समझा देंगे, तो आपको अंदर उसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा और आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। विशेषताओं के पढ़ने से आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्लास को एंड करते हैं, और जितने भी इसमें टॉपिक बचे हैं विशेषताओं को डिटेल से समझाना है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगी। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।